Hello dear students, again welcome and welcome back to Gurukul Parishar YouTube channel, a perfect choice for your studies. So dear students, in today's lecture we are going to start the chapter number 10 of class 8 mathematics. The name of the chapter, as you can see on the board, is Algebraic Expressions and Identities. So dear students, in your previous classes you have studied about the fundamental concepts of algebra, algebraic expressions, their addition and subtraction. Now in this chapter we are going to review all the topics and we shall learn about the multiplication and division of algebraic expressions, after which we shall also learn about the basic concepts of algebraic identities and their applications. So dear students, let's start our today's lecture number 1 of chapter number 10, algebraic expressions and identities. So first of all dear students, we will discuss about all these fundamental concepts that you have studied in your previous class. So वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और चैप्टर के लिए जो आपको एक बेस चाहिए होता है वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूं अलजेब्रा की, सो बेसिकली अलजेब्रा के अंदर हम टू टर्म्स को स्टडी करते हैं. यानी कि जब हम अलजेब्रा की स्टडी करेंगे तो बेसिकली हम टू टर्म्स की स्टडी करेंगे यहाँ पे, और उन्हीं से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे हम वहां पे, उनके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन हो गया हमारा, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया. सो चलिए बात करते हैं अब उन दोनों टर्म्स की. सो अलजेब्रा के अंदर हम दो टर्म्स को स्टडी करते हैं. फर्स्ट टर्म होती है हमारी कांस्टेंट और सेकंड टर्म होती है हमारी वेरिएबल, विच इज ऑल्सो नोन एज लिटरल. सो वन बाय वन हम दोनों टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, व्हाट इज अ कांस्टेंट, कैसे हम एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट इज सिंपली डिफाइंड एज अ सिंबल. कांस्टेंट क्या होगा, हमारा एक सिंबल होगा विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो फिक्स्ड रहेगी, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होगी. यानी कि अगर हमें अलजेब्रा में क्या दिया हुआ है, हमें कोई एक ऐसा सिंबल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू फिक्स है, देन हम सिंपली उसको क्या बोलेंगे, दैट दिस सिंबल इज नोन एज अ कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे यहां पे हमारे पास रिटर्न है 7. सो 7 क्या है, 7 एक नंबर है. 7 क्या है, हमारा एक नंबर है. नाउ अब अगर हम बात करें 7 की वैल्यू की, तो 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 को हम सिंपली 7 लिखेंगे. इसकी वैल्यू में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है -3. सो -3 को हम कैसे लिखेंगे, -3 ही लिखेंगे. इसकी वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. सो ये सभी क्या है, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड है. अनदर एग्जांपल हियर इज 2/5 -7/2 √2 2 minus √3 and पाई. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन सभी की वैल्यूज की बात करें, सो इन सभी की वैल्यूज क्या है, फिक्स्ड है, उनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7. सो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, चाहे हम इनका कहीं पे भी यूज करें. सो ये हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स्ड ही रहेंगे. सो वी कैन सिंपली से दैट ऑल दीज आर द कांस्टेंट. हम इनको क्या बोल सकते हैं सिंपली, कि ये सभी सिंबल्स हमारे क्या हैं, ये सभी सिंबल्स हमारे कांस्टेंट है. So dear students, that's how you can simply define a constant in case of algebraic expressions. Now मूविंग ऑन टू दी सेकंड टर्म. सेकंड टर्म हमारी आती है यहाँ पे वेरिएबल, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल भी बोलते हैं. सो कंफ्यूज मत होना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स भी गिवन हो सकता है या फिर लिटरल्स भी गिवन हो सकता है. यानी कि आगे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, उनको हम डिस्कस करेंगे. सो हो सकता है आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए, फाइंड आउट विच वन इज अलजेब्रिक, विच वन इज वेरिएबल और लिटरल, और which one is constant. So variable या literal, इन दोनों में से कोई भी टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है. So चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएबल और लिटरल की यहाँ पे. So dear students, variable is also a symbol which can be given various numerical values. So variable या literal क्या होगा, ये भी हमारा एक सिंबल ही होगा अलजेब्रा के अंदर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट
इसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड नहीं होगी, यानी कि क्या देगा हमें, ये वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, सो डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, आप सभी को एक फॉर्मूला लर्न है सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सो यहाँ पे मेरे पास ये एक सर्किल है, मैंने एक सर्किल बनाया यहाँ पे, ये इसका सेंटर हो गया, और सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होती है हमारी रेडियस। सो यहाँ पे इसकी रेडियस है आर। नाउ अगेन मेरे पास एक और सर्किल है। सो अब की बार जो सर्किल है थोड़ा सा इससे साइज में क्या है, इससे साइज में बड़ा है। सो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, वो इससे ज्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं रेडियस को डिनोट कर रहा हूं बाय कैपिटल आर। नाउ अब आप सभी को सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है सर्किल के, क्या होता है, विच इज 2 पाई आर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, जैसा यहाँ पे गिवन है, आपको लिखा हुआ है। नाउ अब अगर मैं बात करूं इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस की, तो कितना हो जाएगा। सो उसको मैं सिंपली यहाँ पे राइट कर सकता हूं, C इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड स्मॉल आर। नाउ अब अगर मैं बात करूं इस लार्ज बड़े सर्किल की बात करूं, सो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड कैपिटल आर। सो ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया और ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया। नाउ अब अगर हम दोनों के सर्कमफ्रेंस को कंपेयर करें, देन दोनों में C क्या है, सेम है, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस वो सेम है यहाँ पे। नाउ 2 की बात करें, सो 2 यहां पे क्या है, 2 हमारा यहां पे एक कांस्टेंट हो गया, बिकॉज 2 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। नाउ पाई, पाई की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो पाई की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो रेडियस थी, रेडियस दोनों में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। सो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है हमारी, वो हमारी वेरिएबल है या लिटरल है, बिकॉज उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इस सर्किल के केस में उसकी वैल्यू स्मॉल आर हो गई और इस सर्किल के केस में उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कैपिटल आर हो गई है। यानी कि यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है। सो दैट्स व्हाई वी सिंपली से हियर द रेडियस इज वेरिएबल। रेडियस क्या होगी हमारी यहाँ पे, वेरिएबल होगी। नाउ जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज की बात करूं, सो सपोज स्मॉल जो सर्किल था उसकी जो रेडियस थी वो थी हमारी 5 सेंटीमीटर, एंड जो लार्जर सर्किल था उसकी रेडियस हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। सो अगर हम यहाँ पे अब देखें, सो यहाँ पे रेडियस क्या कर रही है, कुछ यहाँ पे हमें 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज को शो कर रही है, एंड यहाँ पे रेडियस क्या कर रही है, 7 न्यूमेरिकल वैल्यूज को शो कर रही है। और अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया अ सिंबल विच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो वेरिएबल क्या होगा, ये एक वो सिंबल होगा जो हमें वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यहाँ पे दोनों टर्म्स समझ में आ गई है, बिकॉज ये दोनों टर्म्स ही हमारे यहाँ पे बेस होगी आगे के टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए, यानी कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे। सो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होगा या एक सेट होगा किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जहां पे ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स के जो ग्रुप्स होंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, जुड़े होंगे बाय द एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइन। सो जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ these terms here. Now dear students, you can pause the video and note down these points, after which I will move on to the next topic, which is algebraic expressions. Now dear students, let's discuss about the algebraic expression. So algebraic expression की अगर मैं बात करूं, so जैसा भी मैंने पीछे भी आपको explain किया, algebraic expression क्या होगा हमारा, it is a collection of constants and literals. कांस्टेंट और लिटरल्स या हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स का क्या होगा, एक कलेक्शन होगा कनेक्टेड बाय वन or more of the operations of addition, subtraction, multiplication and division. So algebraic expression is simply defined as a collection of constants and literals which are connected by one or more फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। और वो ऑपरेशंस कौन से होते हैं, वो ऑपरेशंस होते हैं हमारे एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के या फिर डिवीजन के। सो जो ये कलेक्शन होगा हमारा, इसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसी कलेक्शन को हम बोलेंगे अलजेब्रिक
एक्सप्रेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है। सो इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय वन और मोर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होती है, टर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ अब आप उन टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सपोज आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन आप कैसे फाइंड करोगे आप वहां पे? सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली the various parts of algebraic expressions are separated by प्लस और माइनस साइन, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साइन से वो क्या होंगे, वो सेपरेट होंगे, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द algebraic expressions। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे algebraic expression की टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, सो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट algebraic एक्सप्रेशन। यहाँ पे algebraic एक्सप्रेशन है हमारे और इनको स्टडी करेंगे अब हम और इनमें फाइंड करेंगे यहाँ पे टर्म्स को। सो डियर स्टूडेंट, जैसा आप फर्स्ट algebraic एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे हमें गिवन है -7x² y³। सो ये हमारा एक algebraic एक्सप्रेशन है। नाउ इस algebraic एक्सप्रेशन में -7 क्या है, कांस्टेंट है हमारा, बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। नाउ x² एंड y³ ये दोनों है हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स, बिकॉज इनकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फिक्स नहीं होगी। सो कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों आ गए, यहाँ पे कलेक्शन हो गया इनका, और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। सो देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, -7 इंटू x² इंटू y³, यानी कि ये जो तीनों यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हैं, तीनों ही टर्म्स नहीं बोलेंगे, तीनों यहाँ पे जो ये सिंबल्स प्रेजेंट है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द मल्टीप्लिकेशन साइन। सो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। नाउ अब देखिए, इनके बीच में कहीं पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन है, नहीं है। तीनों सिंबल के बीच में कहीं पे भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन नहीं है, यानी कि हम इनको क्या करेंगे, एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। सो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, इसमें एक सिंगल टर्म है। सो यहां पे हम सिंपली बोलेंगे इसमें कितनी टर्म्स प्रेजेंट है, सो इसमें है हमारी वन टर्म। कितनी टर्म्स है, वन टर्म। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की बात करें, सो यहां पे हमें गिवन है 5x² y -7x अपॉन y। सो ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। नाउ इसमें फर्स्ट में यहाँ पे अगर हम बात करें, 5 हमारा कांस्टेंट हो गया, x² और y क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वेरिएबल हो गया। नाउ हियर -7 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और x और y क्या हो गए हमारे यहाँ पे वेरिएबल हो गए। नाउ अब टर्म्स की बात करें अगर हम, सो देखिए यहाँ पे 5x² y एंड 7x अपॉन y, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक साइन आ रहा है सब्सट्रैक्शन का, और जहां कहीं भी सब्सट्रैक्शन का साइन हो जाए यानी कि वहां पे क्या हो रही है, वो दोनों टर्म्स क्या है, अलग है। यानी कि कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारी हो गई है टू टर्म्स। कितनी टर्म्स है हमारी इसमें, इसमें हमारी टू टर्म्स, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये सेपरेट हो रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट हो रहा है किससे, सब्सट्रैक्शन के साइन से। नाउ थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, सो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है -3xy³ प्लस 5x z² एंड प्लस 11/2। सो ये भी तीन टर्म्स है हमारी यहाँ पे, थ्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और तीनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे एडिशन के साइन से सेपरेट हो रहे हैं। सो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, सो यहाँ पे हमारी सिंपली हम लिखेंगे हेयर 3 टर्म्स। सो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है हमारी, यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट है यहाँ पे 9x⁵ -3x² प्लस 4 एंड -3/x³। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये जो 4 टर्म्स है हमारी, ये सेपरेटेड है बाय द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन साइन। सो यहाँ पे कितनी टर्म हो गई हमारी, सो यहाँ पे हमारी हो गई है 4 टर्म्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। सो नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास है p³ q² प्लस 5p³ -3/p प्लस 7p/q²। सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, सो कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3
एंड 4। कितनी टर्म्स आ गई है? 4 टर्म्स आ गई है। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेयर इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव 4 टर्म्स। कितनी टर्म्स है हमारे यहाँ पे? 4 टर्म्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कैसे हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को समझते हैं, वहां पे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब टर्म्स के बेसिस पे, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई किया हुआ है। सो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हमारे क्लासिफिकेशन के? सो सबसे फर्स्ट टाइप आता है हमारा यहाँ पे मोनोमियल। सो फर्स्ट टाइप का यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है मोनोमियल। सेकंड हेयर इज बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल and fourth one here is multinomial. So dear students, these are the 4 types of algebraic expressions given in your chapter. Now अब कैसे डिफाइन करेंगे हम? अभी मैंने टर्म्स के बेसिस पे सभी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया एग्जांपल। अब देखते हैं हम कौन सा एग्जांपल कौन से यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा हमारा। सबसे फर्स्ट बात करते हैं मोनोमियल की। डियर स्टूडेंट्स, मोनोमियल की अगर मैं बात करूं, मोनोमियल हमारा एक वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होगी? जिसमें वन टर्म, वन एंड ओनली वन टर्म होगी, एक ही टर्म प्रेजेंट होगी। सिंपली जो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये कहां पे आएगा? कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा मोनोमियल में। नाउ सेकंड आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स हो जाएंगी हमारी? इसके अंदर हो जाएगी हमारी 2 टर्म्स। टू टर्म्स कहां पे हमारी? सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल कहां पे आएगा? वो आएगा बाइनोमियल में। नाउ थर्ड आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस होगा यहाँ पे कितनी टर्म्स हो जाएंगी? यहाँ पे हो जाएगी हमारी 3 टर्म्स। 3 टर्म्स का एग्जांपल कौन सा है? थर्ड एग्जांपल है, इसमें 3 टर्म्स थी। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा ट्राइनोमियल की कैटेगरी में। नाउ अब बात करते हैं मल्टीनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीनोमियल का यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीनोमियल हमारे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स, और मोर टर्म्स में बोल सकते हैं हम। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? 2 और मोर देन 2 टर्म्स, या तो 2 टर्म्स हो या 2 से ज्यादा हो। यानी कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी मल्टीनोमियल के अंदर ही लाई करते हैं। बट अगर क्या हो जाए? टर्म्स 3 से ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स थी हमारी और यहाँ पे भी 4 टर्म्स थी। इन दोनों को किस कैटेगरी के अंदर हम कैटेगराइज करेंगे? इनको हम कहां पे कैटेगराइज करेंगे? मल्टीनोमियल में कैटेगराइज करेंगे। यानी कि बेसिकली मल्टीनोमियल को कब हम यूज करेंगे? अगर टर्म्स क्या हो रही है? एक्सीड कर रही है, 3 से ज्यादा एक्सीड कर रही है, देन तभी हम मल्टीनोमियल का यूज करेंगे। अगर 3 है देन सिंपली हम उनको पुट कर देंगे ट्राइनोमियल के केस में, 2 है देन उनको पुट कर देंगे बाइनोमियल में, और अगर सिंगल टर्म है देन उसको पुट कर देंगे मोनोमियल में। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट, कैसे हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड द टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। So dear students, now you can pause the video and note down these points, after which I will move on to the next topic. Now dear students, moving on to the next topic. Next topic here is factors. Next topic हमारा यहाँ पे आता है फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर सिंपली मैं बात करूं यहाँ पे फैक्टर्स की, आपने प्रीवियस क्लास के अंदर फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया होगा। जनरली एक बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, और आई होप आपका रिवीजन हो जाएगा अगेन अगर आपको पता नहीं है फैक्टर्स और प्रोडक्ट्स के बारे में। चलिए सबसे फर्स्ट हम बेसिक पढ़ते हैं, व्हाट इज अ फैक्टर एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल है, एक एग्जांपल को लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिए, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5। नाउ एक और यहाँ पे मैंने नंबर लिया, वो है 15। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंपली यहाँ पे इनको एक रिलेशन में यहाँ पे बाइंड करूं, क्या होगा वो हमारे पास? अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 into 5 is equals to 15। ये इक्वेशन हमारी सही है। अगर हम 3 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में करेंगे? 5 के साथ में, देन सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। नाउ
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनको टर्म्स को, यहाँ पे कौन कौन से जो है हमारे नंबर्स हैं इनको अगर मैं डिफाइन करूं, सो डियर स्टूडेंट्स 15 को यहाँ पे मैं सिंपली क्या बोलूंगा, 15 हमारा एक क्या है यहाँ पे 15 हेयर इज दी प्रोडक्ट, 15 क्या है हमारा 15 है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5, किसका प्रोजेक्ट है ये 3 एंड 5 का प्रोजेक्ट है। एंड अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूं, सो 3 को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 3 इज अ फैक्टर, 3 क्या है फैक्टर ऑफ 15, 15 का एक फैक्टर है। एंड अगर मैं बात करूं 5 की, सो 5 यहाँ पे क्या है 5 भी हमारा क्या है फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 15। सो डियर स्टूडेंट्स 3 एंड 5 यहाँ पे हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स और 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया है फैक्टर और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सो चलिए अब हम इन सभी को अप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे एक फैक्टर को। सो डियर स्टूडेंट्स each of the quantity means constant or literals multiplied together to form a product is called factor of that product। यानी कि जितनी भी हमारी क्या होंगी, जितनी भी हमारी क्वांटिटीज होंगी, यानी कि हम बात करें कांस्टेंट और लिटरल्स की, जितने भी हमारे कांस्टेंट और लिटरल्स होंगे जिनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या करने के लिए, एक प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, देन वो सभी क्वांटिटीज यानी कि वो सभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स या लिटरल्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। किसके फैक्टर होंगे, उस प्रोडक्ट के फैक्टर होंगे। जैसे यहां पे हमने क्या किया, ये दो क्वांटिटी थी हमारे पास 3 एंड 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, एक प्रोडक्ट आ गया। नाउ अब जो ये क्वांटिटीज थी ये सभी क्वांटिटीज क्या होंगी, इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होंगे। सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 3 एज अ फैक्टर ऑफ 15 एंड 5 एज अ फैक्टर ऑफ 15। नाउ अब बात करें यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स की। सो यहाँ पे तो देखिए फैक्टर जो है हमारे वो कांस्टेंट है, नंबर्स ही है। बट जब बात करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो वहां पे टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं हमारे। एक कौन सा फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा होगा हमारा, जो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। कौन सी टर्म हो जाएगी हमारी, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारा होगा न्यूमेरिकल फैक्टर। और अगर मैं बात करूं लिटरल फैक्टर की, सो जो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी लिटरल टर्म होगी या लिटरल क्वांटिटी होगी वो हमारी यहां पे होगी लिटरल फैक्टर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, एक एग्जांपल की बात करते हैं हम। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है -7xy²। एक एग्जाम्पल गिवन है -7xy²। सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। नाउ अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसके अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर्स को। सो लिटरल और न्यूमेरिकल फैक्टर्स की बात करते हो। सो डियर स्टूडेंट्स सिंपली अगर हम इसको देखें, सो ये एक प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, यानी कि इसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो दो फैक्टर्स होंगे, एक न्यूमेरिकल फैक्टर होगा और एक लिटरल फैक्टर होगा। सो चलिए राइट करते हैं यहाँ पे। सो न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -7। सो -7 यहाँ पे क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया। नाउ अब बात करते हैं लिटरल फैक्टर की। सो लिटरल टर्म्स कौन सी है, x एंड y है। सो सिंपली यहां पे लिख देंगे हम x एंड y, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे लिटरल फैक्टर्स हो गए। नाउ अब और भी यहाँ पे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, कैसे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एक्स वाई हेयर इज ऑल्सो फैक्टर, एक्स वाई भी यहाँ पे फैक्टर है हमारा। नाउ और क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर भी लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर भी हमारा यहाँ पे फैक्टर है। बिकॉज अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इन फैक्टर्स से, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे देन यहाँ पे क्या होगा, ये फैक्टर क्या करेगा यहाँ पे, इसके अंदर किसी ना किसी टर्म को कंप्लीटली कैंसिल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको डिवाइड करूं x से, सो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -7y²। अगर y से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, -7xy बचेगा। अगर x y से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, -7y बचेगा हमारे पास। और अगर y² से डिवाइड करूं देन हमारे पास बचेगा -7x। सो डियर स्टूडेंट्स ये सभी हमारे हो जाएंगे लिटरल फैक्टर्स और 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल factors। So dear students, I hope you understand here the term factor। फैक्टर टर्म आपको समझ में आ गई है यहाँ पे। Now dear students, you can pause the video and note down these points, after which I will move on to the next topic।
Now, dear students, moving on to the next term here. So, next term here is कांस्टेंट टर्म. सो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा यहाँ पे वो है कांस्टेंट टर्म, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी टर्म हमारी कांस्टेंट होगी. सो जैसे भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ अब जो गिवन टर्म्स होगी उनमें से कौन सी टर्म्स हमारी कांस्टेंट हो जाएंगी और कौन सी टर्म हमारी नॉन कांस्टेंट हो जाएगी. सो वो कैसे हम वहां पे फाइंड कर सकते हैं. सो बेसिकली dear students, the term of an algebraic expression having no literal factors. So लिटरल फैक्टर से भी हमने पीछे डिस्कस किया था. जो हमारे क्या होते हैं कांस्टेंट या लिटरल टर्म होती है वो हमारे लिटरल फैक्टर्स होते हैं. सो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो टर्म जिसमें क्या है, जिसमें लिटरल फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, देन उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उस टर्म को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करूं, सो हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है -3x² y क्यूब प्लस 5/x-7. सो ये हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है. नाउ इसके अंदर टर्म्स की बात करते हैं. सो 3 टर्म्स हो गई. फर्स्ट वन इज -3x² y क्यूब, सेकंड इज प्लस 5/x एंड द थर्ड वन इज -7. ये 3 टर्म्स हो गई. अब हम देखते हैं इन तीनों टर्म में से कौन सी वो टर्म है जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है. सो फर्स्ट टर्म की बात करें, सो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे -3 और लिटरल क्या है x² एंड y क्यूब, यानी कि लिटरल है. सो ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी. सेकंड 5/x, 5 यहाँ पे कांस्टेंट है और x हमारा लिटरल है, यानी कि ये भी हमारी एक कांस्टेंट टर्म नहीं होगी. नाउ अब बात करते हैं थर्ड टर्म की. सो यहाँ पे सिर्फ क्या है -7, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल या लिटरल नहीं है. सो -7 हेयर इज द कांस्टेंट टर्म. सो -7 यहाँ पे क्या होगी हमारी, -7 हेयर इज द कांस्टेंट टर्म. So in this given algebraic expression, -7 is the constant term. So dear students, that's how you can simply find out which term is a constant term in a given algebraic expression. Now second example की बात करते हैं. So second example में हमें algebraic expression given है 9x⁵ minus 3x² plus 11/x³. Now अब अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट टर्म की बात करें, सो 3 टर्म्स है अगेन यहाँ पे हमारे पास. सो अब बात करते हैं तीनों टर्म्स की. सो फर्स्ट टर्म में 9 कांस्टेंट है, x हमारा क्या है वेरिएबल, सो ये हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं हुई. नेक्स्ट है -3x², -3 कांस्टेंट, x हमारा क्या है वेरिएबल, सो ये भी हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं है. नेक्स्ट है प्लस 11/x³, 11 कांस्टेंट हो गया और x वेरिएबल हो गया, सो ये भी हमारी एक कांस्टेंट टर्म नहीं है. सो हम सिंपली बोलेंगे इन दिस given algebraic expression there is no constant term. so यहाँ पे कोई भी constant term present नहीं है. so dear students, I hope you understand the concept here. यहाँ पे आपको जो concept था हमारा वो समझ में आ गया है. now moving on to the next topic here is coefficient. so बात करते हैं हम algebraic expression में coefficient क्या होगा. so dear students, any factor of a नॉन कांस्टेंट. सो अब याद रखना यहाँ पे कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो नॉन कांस्टेंट टर्म होगी हमारी. नॉन कांस्टेंट कौन सी होगी, सो जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा 9x⁵ नॉन कांस्टेंट टर्म है, -3x² नॉन कांस्टेंट टर्म है, 11/x³ नॉन कांस्टेंट है, -3x² y³ नॉन कांस्टेंट है, 5/x ये भी नॉन कांस्टेंट है, सिर्फ -7 को छोड़ के, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गई. बाकी की बची जो ये टर्म्स थी ये सभी हमारी है नॉन कांस्टेंट, यानी कि इन सभी टर्म्स के अंदर हम कोफिशिएंट को स्टडी कर सकते हैं. सो चलिए देखते हैं कोफिशिएंट क्या होगा. Any factor of a non-constant term of an algebraic expression is called the coefficient of the remaining factor of the term. So बात कर रहे हैं टर्म ली हमने, टर्म कौन सी टर्म ली, नॉन कांस्टेंट टर्म ली, और उस नॉन कांस्टेंट टर्म में क्या होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे वहां पे, वो हमारे वहां पे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे. किसके, जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे उस टर्म के. फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल से स्टडी करते हैं. सो एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है 7p³ q² माइनस 5p² q माइनस 3p + 2. सो चलिए टर्म्स को देखते हैं. सो कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3
एंड 4 टर्म्स हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी कांस्टेंट टर्म है और कौन सी नॉन कांस्टेंट है। सो माइनस प्लस टू हमारी यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म तो हमें लेनी ही नहीं है, उसको छोड़ देंगे हम। सो इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया। नाउ बाकी की बची तीनों क्या है, हमारी नॉन कांस्टेंट है। सो इन तीनों में से मैं कोई सी भी टर्म ले सकता हूं और उसके अंदर मैं यहाँ पे स्टडी कर सकता हूं कोफिशिएंट को। सो सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूं टर्म कौन सी, -5p² एंड q। सो ये मैंने यहाँ पे टर्म ली। इसके अंदर अब हम स्टडी करेंगे कोफिशिएंट को। नाउ कोफिशिएंट को इसके अंदर स्टडी करने से पहले अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट के टाइप्स की। सो बेसिकली 2 टाइप्स के कोफिशिएंट होंगे। एक होगा हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होगा हमारा लिटरल कोफिशिएंट। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा होगा, वो कोफिशिएंट हमारा जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और लिटरल कोफिशिएंट कौन सा होगा, जो हमारा लिटरल होगा। सो अब देखते हैं यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की, सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है हमारा यहाँ पे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट की बात करते हैं। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -5। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूं -5 हियर इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड द रिमेनिंग पार्ट मींस p² एंड q इज द लिटरल कोफिशिएंट। सो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, कोफिशिएंट्स को फाइंड कर लिया। नाउ अब बात करते हैं लिटरल कोफिशिएंट में भी कोफिशिएंट्स की हम। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूं, सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूं 5p। 5p का क्या कोफिशिएंट होगा हमारा यहाँ पे, सो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा pq। pq हमारा हो जाएगा बिकॉज अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों की क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास अगेन टर्म कौन सी आ जाएगी, हमारे पास टर्म आ जाएगी -5p² एंड q। नाउ अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं p² का क्या कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे, सो वो हो जाएगा -5q हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, -5q। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इनको भी कैरी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को भी ले सकते हैं और सिंपली हम लिटरल कोफिशिएंट्स को भी ले सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको लर्न क्या रखना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, हमारा कांस्टेंट पार्ट होगा और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, जो हमारा लिटरल पार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट्स और फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। सो जैसे आपको मैंने अभी पीछे बेसिक कंसेप्ट बताया था, प्रोडक्ट और फैक्टर का एग्जांपल लिया था मैंने, 3 × 5 = 15। सो उस एग्जांपल से आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपेयर करोगे सिंपली, यानी कि आपके वो कोफिशिएंट होंगे, अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ओरिजिनल कोफिशिएंट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट समझ में आ गए हैं। नाउ डियर students, you can pause the video and note down these points, after which I will move on to the next topic. Now dear students, moving on to the next topic. So next topic here is like and unlike terms. So next topic हमारा यहाँ पे आता है like and unlike terms का। So बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है आपका, बिकॉज आगे जब हम वहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, यानी कि हम जब पढ़ेंगे वहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन को, सो बेसिकली वहाँ पे हमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की। क्यों, क्योंकि हम लाइक टर्म्स में क्या कर सकते हैं, इन ऑपरेशंस को फॉलो कर सकते हैं या इन ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं टर्म्स की। सो द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स होगी हमारी, वो टर्म्स होगी जिनमें सेम लिटरल कोफिशिएंट यानी कि लिटरल्स और वेरिएबल्स होंगे, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। और अगर क्या है, सेम लिटरल कोफिशिएंट्स वहां पे नहीं प्रेजेंट है देन उन टर्म्स को हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें 3 टर्म्स गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज 5x² yz, second term is -3x² yz and the third one is 3/5 yz x²। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए देखते हैं इनमें जो लिटरल कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है या नहीं है। सो फर्स्ट टर्म में लिटरल कोफिशिएंट कौन कौन से है, x² y एंड z। सेकेंड टर्म में क्या है, x² y एंड z। और थर्ड में क्या है, y z एंड x²। नाउ देखिए, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है एंड इसमें भी x² है, सेम हो गया लिटरल कोफिशिएंट। यहां पे भी y है,
यहाँ पर भी y है एंड यहाँ पर भी y है, ये भी सेम हो गया। यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, यानी कि यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है। देन वी कैन सिंपली से हियर दैट दीज आर दी लाइक टर्म्स। सो यहाँ पे हम इजिली इनको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी लाइक टर्म्स है। नाउ वन मोर पॉइंट हियर डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो लिटरल्स है उनकी सीक्वेंस चेंज हो रही है। यहाँ पे इन दोनों में एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में था बट यहाँ पे लास्ट में जा रहा है, तो उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वट एवर द सीक्वेंस डजेंट मैटर, सीक्वेंस कुछ भी हो लिटरल्स की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो लिटरल्स हैं वो सेम होने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। सो यहाँ पे हमें 3 टर्म्स गिवन है, 7ab माइनस 3a² एंड 2/3ab²। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे लिटरल है a, यहाँ पे है a² और यहाँ पे भी है। सो देखिए दोनों में तो सेम है बट यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी पावर इंक्रीज हो गई। यहाँ पे दोनों की पावर 1 थी, वहां पे पावर हो गई 2, यानी कि सेम नहीं रहा। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, दोनों में सेम हो गया बट यहाँ पे आ गया b²। सो यहाँ पे पावर इंक्रीज कर गई तो सेम नहीं है। सो सिंपली हम बोलेंगे दीज टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। सो ये दोनों तीनों टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का कंसेप्ट। सो इसको लर्न रखना बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को स्टडी करेंगे वहां पे, सो वहां पे इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, सेकेंड लेक्चर होगा चैप्टर का, उसमें हम स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, एंड आफ्टर विच वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, यानी कि वहां पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन को स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो अगर आपको क्लियर हो गए सभी टॉपिक्स, देन प्लीज लाइक दी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल। So dear students, thanks for watching this lecture and we will meet again in the next lecture.